हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिफेंस क्रैकर विद नवीन सर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास ले रहा हूं। तो आज उस केमिस्ट्री की क्लास की थर्ड क्लास है। क्या है? थर्ड क्लास, चैप्टर 2 की थर्ड क्लास है आज बेटा। तो आज हमने जो प्रीवियस क्लास है उस प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा। कहाँ तक पढ़ लिया था? यहाँ तक तत्वों तक हमारा हो गया था, और मैंने ये भी बता दिया था कि पीरियोडिक टेबल में तत्व हमारे कितने भागों में बांटे गए हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना था, धातुओं के लक्षण के बारे में पढ़ाई करनी थी। तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन में तत्वों के बारे में बेटा बताए दे रहा हूँ कि तत्व होते क्या हैं। देखो, तत्व क्या होते हैं? ये प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है बेटा। क्या होता है? प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या होता है? ये पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप है। सबसे शुद्ध रूप होता है। और ये क्या है? एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर से मिलकर बना होता है। क्लियर हो गया? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लें हम ऑरम का, गोल्ड का। यानी अगर गोल्ड को हम डिवाइड करें, छोटे छोटे कणों में, पार्टिकल्स में बांट दें, तो बेटा उससे गोल्ड के ही कण मिलेंगे, यानी गोल्ड के ही परमाणु मिलेंगे। उससे हमें चांदी के या लोहे के या सोने के तो मिलेंगे ही, चांदी के, लोहे के या किसी और धातु के कण नहीं मिलेंगे, उसमें सोने के ही कण मिलेंगे। इसलिए उसको क्या कहा जाता है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। और ये पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप होता है। क्या होता है बेटा? शुद्ध रूप होता है। तो जो तत्व है हमारी पीरियोडिक टेबल में बेटा, हमारी पीरियोडिक टेबल में अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 118 तत्वों की खोज हो चुकी है बेटा। इनमें से हमने 118 तत्वों को धातु, अधातु और उपधातुओं में बांट दिया है। किसमें बांटा है? धातु, अधातु और उपधातुओं में बांट दिया गया है। इसके बारे में मैंने पढ़ाया था बेटा कि जो हमारे, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है बेटा। क्या है? ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में देखें तो बेटा ये जो डायगोनल बनता है ना, ये जो बेटा डायगोनल बन रहा है, ये ये जो बेटा डायगोनल बनता है, बेटा इस डायगोनल के, ये जो डायगोनल बन रहा है, ये हमारी मेटलोइड होती हैं, उपधातुएं होती हैं। क्या होती हैं? उपधातुएं होती हैं। और डायगोनल के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में सारी की सारी क्या होती हैं? धातुएं होती हैं। क्या होती हैं बेटा? यहाँ धातुएं होती हैं। और इस मेटलोइड के, ये इस विकर्ण के इस तरफ यानी राइट हैंड साइड में ये सारी की सारी नॉन मेटल्स होती हैं। तो अगर मेटल्स की तुलना में बेटा क्या होती हैं? नॉन मेटल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये जो हमारी क्या है? ये हमारे मेटलोइड हैं, उपधातुएं हैं। यहाँ बात कर लें कि ये, इन्हें हम क्या कहते हैं? इस 17वें ग्रुप को, इसको सेवेंथ ए भी कहते हैं। सेवेंथ ए ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हैलोजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हैलोजन्स कहते हैं। इनको बेटा सॉल्ट प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉल्ट प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। तो हैलोजन्स को हम क्या कहते हैं? सॉल्ट प्रोड्यूसर भी कहते हैं। जैसे धातुओं से क्रिया करके ये जो सॉल्ट होते हैं, धातुओं से क्रिया करके ये जो हैलोजन्स हैं, ये क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। जैसे Na है, हमारे पास क्या है?
जैसे हमने Na ले लिया, Na क्या है बेटा, सोडियम है, धातु है, और Cl मिल गया, तो NaCl मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। ये भी तो क्या है बेटा, सॉल्ट है। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूसर। और ये क्या है, ये अक्रिय गैसें होती हैं। क्या होती हैं, अक्रिय गैसें, यानी इनर्ट गैसेस होती हैं, इनर्ट गैस। क्लियर हो गया बेटा, क्या होती हैं, इनर्ट गैस होती हैं। इनर्ट गैस क्या होती हैं, ऐसी जो गैसें हैं जो किसी से क्रिया नहीं करती हैं। एटमॉस्फेयर में ये क्या होती हैं, एटमॉस्फेयर में अक्रिय तरीके से स्वतंत्र रूप से रहती हैं, ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं। तो इनसे हमने जो 3 भागों में बांटा है बेटा, यानी इसको अगर कहें तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं, 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है इस पीरियोडिक टेबल को। इसको कहते हैं एस ब्लॉक, इसको कहते हैं बेटा इस तरफ ये 13 से 18 तक, इसको हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक कहते हैं, पी ब्लॉक। और इसको बेटा कहते हैं डी ब्लॉक। ये कहाँ है, 3 से और 12 तक, इसको बेटा कहते हैं डी ब्लॉक। और ये जो लेंथेनियम और एक्टेनियम, ये जो दो हैं, इनको कहते हैं बेटा एफ ब्लॉक। क्या है ये, एफ ब्लॉक है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा। कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके, ऑफलाइन कमेंट करके बता देंगे। तो अब बेटा थोड़ा सा इसके बारे में, हम धातुओं के बारे में पढ़ते हैं। बेटा धातुएं क्या होती हैं, तो इनको बताया कि अभी जो तत्व हैं हमारे, इन तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु में हमारी पीरियोडिक टेबल में बांटा गया है। तो अब देख लेते हैं बेटा, धातुओं के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। धातुएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, या फिर कहेंगे वे तत्व, वे तत्व, वे तत्व वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन, धन आयन बनाने की क्षमता रखते हैं, बनाने की क्षमता रखते हैं, रखते हैं, क्या कहलाते हैं बेटे, धातुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, धातुएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, Na हो गया। Na बेटा, Na के पास कितने होते हैं, यहाँ देखें, सोडियम के पास जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। क्या होता है, सोडियम के पास जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 11 होता है, 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2, 8 और 1। इसके बाहरी कोश में, बाहरी कोश क्या होती है, किसी परमाणु का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, किसी परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोश में जाता है या जिस शेल में जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी बाहरी कोश कहते हैं। बेटा इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया है, इसको K L M कहेंगे, N होगा, तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन M शेल में गया है। कहाँ गया है, M शेल में, तो इसकी अंतिम कोश क्या होगी, अंतिम शेल क्या होगी, M ही होगी। तो इस अंतिम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अगर हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर निकालें या लेविस डॉट सिंबल निकालें तो क्या हो जाएगा बेटा, इसके बाहरी कोश में लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है, या लेविस डॉट सिंबल देखें, इसका क्या हो जाएगा, LDS का मतलब होता है लेविस डॉट सिंबल। होता क्या है बेटा,
यानी इसको हिंदी में कहते हैं लुईस बिंदु संकेत। क्या कहते हैं? लुईस बिंदु संकेत। तो किसी परमाणु के, होता क्या है ये, किसी परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को डॉट या क्रॉस के द्वारा दिखाना ही क्या कहलाता है? लुईस डॉट सिंबल कहलाता है, लुईस बिंदु संकेत कहलाता है। तो सोडियम के बाहरी कोश में देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको डॉट के द्वारा हमने दिखा दिया। तो अब ये क्या करेगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी परमाणु हो वो क्या चाहता है? स्थायी होना चाहता है। सॉरी बेटा, क्या होता है? स्थायी होना चाहता है। उसके स्थायी होने की कंडीशन है कि उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन इसकी कंडीशन में अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर देगा? डोनेट कर देगा, तो इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन, यानी बाहरी कोश अब क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो तब भी ये एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बेटा कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हम ज़्यादा लें, यही चाहते हैं कि हम कम से कम में हमारा काम चल जाए। यानी ये एक इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन से लेने से अच्छा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि बेटा क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन लेने या देने में एनर्जी का लॉस होता है। एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है या एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यानी इस वजह से अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। इस वजह से ये क्या करेगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करने में सहूलियत होगी। और एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये क्या बनाएगा? Na+ आयन बनाता है। क्या बनाएगा? Na+ आयन। इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा बेटा? मेटल होगा। क्या होगा? मेटल होगा। तो इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और इसने क्या बनाया? Na+ आयन बना लिया, यानी सोडियम आयन बनाया। क्या बनाया? सोडियम आयन बना दिया बेटा। क्या बनाया? सोडियम आयन। अब इसमें एक चीज और याद रखना, पहले इसके पास देखना बेटा, जब ये Na+ हो गया तो Na+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11 इलेक्ट्रॉन थे। और इस सोडियम आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। यानी इसकी जो कक्षाएं थी, इसमें कक्षाएं 3 थी, इसकी जो कक्षाएं होंगी 2 कक्षाएं होंगी। तो इसका मतलब यह है कि किसी परमाणु की जो त्रिज्या होती है बेटा, 3 है ना, 3 क्या है? सेल है, तो इसकी त्रिज्या 3 होगी। यानी इधर देखो बेटा, सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा? 3 सेल है, तो ये 3 सेल हो गई। इसके पास कितनी होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2 8, 10 है ना, तो 2 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब है Na+ आयन, तो इसके पास 2 कक्षाएं होंगी। तो अब ये देखें बेटा कि इसमें 3 कक्षाएं हैं तो इसका साइज बड़ा होगा, और इसमें 2 कक्षाएं हैं तो इसका साइज छोटा होगा। तो इसका मतलब ये भी है कि जो परमाणु होता है या जो धनायन होता है वो अपने मूल तत्व से या मूल परमाणु से उसकी त्रिज्या क्या होती है? छोटी होती है। तो जो धन आयन है इसकी त्रिज्या छोटी होगी, और जो जिससे ये धनायन बना है उसकी त्रिज्या क्या होगी बेटा? बड़ी होगी। यानी मूल परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? बड़ी होती है, जबकि उसके धन आयन की त्रिज्या छोटी होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसका मतलब यह है, हम पढ़ रहे थे धातु, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की क्षमता रखते हैं क्या कहलाते हैं? यानी मेटल कहलाते हैं, धातुएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर सोडियम हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और ये क्या बना लिया? सोडियम आयन। एक चीज और याद रखना बेटा, किसी परमाणु के बाहरी कोश में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। किसी परमाणु के बाहरी कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होगा बेटा? वो, अब ये जो बाहरी कोश के बारे में बता रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आता है। एक दिन की क्लास होगी उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ये सारी बेसिक उसमें निपटा देंगे हम लोग। अभी इतना समझो, किसी परमाणु के बाहरी कोश में कितने? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो बेटा मेटल होगा। क्या होगा? मेटल होगा। और अभी बताया है कि मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को त्यागने की होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। किसी परमाणु के बाहरी कोश में अगर 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे? 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। ये बेटा नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करने की। क्या करने की? इलेक्ट्रॉन गेन करने की
टेंडेंसी होती है नॉन मेटल की। समझ में आ गया। तो इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, और जब त्याग दिया इसका मतलब है कि धनायन बनाएगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लें हम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कितना होता है बेटा, 13 होता है। इसका क्या हो जाएगा, 2, 8 और 3 हो जाएगा। और अभी बताया 3 इलेक्ट्रॉन, अगर बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये क्या बनाएगा, Al3+ बनाएगा। क्या बनाएगा, Al3+ बनाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये भी धातु है। क्या है, ये भी धातु है। तो बस इतना याद रखना, धातुओं में क्या करना है बेटा, अगर किसी परमाणु के बाहरी कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो मेटल होगा। तो उम्मीद है यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बेटा पढ़ते हैं कि जो मरकरी है, मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। बेटा एक धातु और है, गैलियम। क्या है बेटा, गैलियम। गैलियम भी एक ऐसी धातु है जो क्या होती है, लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो मरकरी और गैलियम को छोड़कर लगभग अन्य सभी धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं। आगे अब देखते हैं बेटा, ये तो अभी बता ही दिया कि इसमें क्या होगा। अब बेटा पढ़ते हैं धातुओं के लक्षण। देखो धातुओं के लक्षण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में सबसे पहला है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है, मैलिएबिलिटी। अब इस मैलिएबिलिटी यानी आघात वर्धनीयता का मतलब क्या है, आघात मतलब होता है बेटा आघात करना, मारना, यानी किसी चीज को पीट पीट कर उसको चपटा कर देना, यानी शीट फॉर्म में परिवर्तित कर देना, क्या कहलाता है, आघात वर्धनीय कहलाता है, यानी आघात वर्धनीयता कहलाती है। तो किसी किसी धातु को क्या कहेंगे बेटा, किसी धातु को, किसी धातु को पीट कर शीट में बदलने की क्रिया, या शीट में बदलने, शीट में बदलने की प्रवृत्ति होती, क्या होती है, शीट में बदलने की प्रवृत्ति होती है। तो धातुएं क्या होती हैं बेटा, धातुओं में यानी जो धातु शीट में परिवर्तित हो जाए उसे उसे हम क्या कहते हैं, उस धातु में आघात वर्धनीयता का गुण होता है। क्या होता है, यानी धातुओं में किसका गुण होता है बेटा, आघात वर्धनीयता का, यानी पीट करके हम शीट में बदल सकते हैं। यानी बेटा अगर यहाँ देखें तो सबसे मैलिएबल धातु कौन सी होती है, सबसे ज़्यादा, यानी किसको पीट करके पतला किया जा सकता है बेटा, तो धातुओं में सबसे ज्यादा सोना मैलिएबल होता है। कौन सा होता है, सोना। यानी सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन सी होती है बेटा, सोना होती है, आघात वर्धनीय धातु, आघात वर्धनीय। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, मलिएबल। तो क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सी सबसे आघात वर्धनीय धातु है, निम्न में से कौन सी सबसे आघात वर्धनीय धातु है। तो बेटा क्या हो जाएगी, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक तुम्हारा ये Au दिया होगा, ऐसे सिंबल बना के दे दिया होगा। Au मतलब क्या होता है बेटा, औरम होता है। क्या होता है, औरम होता है। तो औरम इसका क्या है, गोल्ड का ही लैटिन नेम है बेटा। क्या है, ये गोल्ड का लैटिन नेम है। समझ में आ गया, तो ये वहां से आया है, Au औरम हो गया। फिर आती है बेटा चालकता, सॉरी तन्यता। तो तन्यता क्या है, डक्टिलिटी है। क्या है बेटा, डक्टिलिटी, यानी कौन धातु कितनी डक्टाइल होती है। डक्टिलिटी क्या है, अगर डक्टिलिटी की बात करें तो धातुओं में डक्टिलिटी का गुण होता है। क्या होता है डक्टिलिटी का गुण, यानी किसी धातु को गर्म करके उसको तार में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। तो तार में बदलने की क्रिया, या तार में बदलने की प्रवृत्ति होती है।
या तार में बदलने का गुण। तो किस में होता है बेटा? धातुओं में गर्म करके, हीट करके उनको तार में बदला जा सकता है। इस धातुओं के इस गुण को हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डक्टिलिटी यानी तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता। तो बेटा सबसे अधिक तन्य धातु क्या होती है? सबसे अधिक तन्य धातु की अगर हम बात कर लें कि सबसे अधिक तन्य धातु, तो सबसे अधिक तन्य धातु, तन्य धातु, सबसे अधिक तन्य धातु भी सोना ही होती है, गोल्ड होती है, सोना। क्या होती है बेटा? सबसे अधिक तन्य धातु क्या होती है? सोना होती है। तो अब बात कर लेते हैं बेटा अगले पॉइंट की। इसमें क्या होती है? चालकता होती है। धातुओं में किसका गुण होता है? चालकता का गुण होता है। चालकता का मतलब क्या है? हीट और ऊष्मा की क्या होती है बेटा? ही विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? यानी चालकता क्या है? चालकता का मतलब है कि जिनमें हीट भी प्रवाहित हो जाए और ऊष्मा भी प्रवाहित, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी। विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं बेटा? विद्युत और ऊष्मा की ये चालक होती हैं। यानी इनमें विद्युत भी प्रवाहित हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रवाहित हो जाती है, ऊष्मा यानी हीट भी प्रवाहित हो जाती है। तो इनमें क्या होती है? विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं बेटा। क्या होती हैं? विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ये विद्युत और ऊष्मा की, विद्युत और ऊष्मा की, ऊष्मा की सुचालक होती, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। क्लियर हो गया बेटा? क्या होती है? विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो कुछ धातुओं हैं जिनकी ऊष्मी चालकता का ये क्रम है। सबसे ज्यादा ऊष्मी चालकता एजी में होती है। किस में होती है? एजी में। और सबसे कम ऊष्मी चालकता किसमें होती है? एचजी की होती है। किसकी होती है? एचजी की। तभी तुम लोगों ने देखा होगा बेटा, तभी तुम लोगों ने क्या देखा होगा, जो वायर बनती हैं, क्या बनती हैं? वायर बनती हैं, वो कॉपर की, एल्यूमिनियम की बनाई जाती हैं। जबकि एजी की भी बनाई जाती हैं बेटा, सिल्वर की भी बनाई जाती हैं। सिल्वर क्या है बेटा? एजी क्या है? चांदी। इसको कहाँ से लिया गया है? एजी बेटा, एजी का होता है अर्जेंटम। क्या होता है बेटा? इसका लैटिन नाम होता है अर्जेंटम। अर्जेंटम क्या होता है बेटा? अर्जेंटम। अच्छा, इनके कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं बेटा, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके हमने लैटिन नाम लिए हैं। लैटिन नाम क्यों लिए हैं? उनके शुद्ध नाम क्यों नहीं लिए गए हैं? जैसे बेटा सोडियम है, सोडियम कहाँ से लिया गया है? नाइट्रियम से। किससे लिया गया है? नाइट्रियम से। नाइट्रियम क्या है? लैटिन नाम है। क्या है? सोडियम को लैटिन नेम में क्या कहते हैं? नाइट्रियम कहते हैं, सोडियम Na। तो इनको ऐसा क्यों का किया गया कि इनके लैटिन नेम लेने पड़े? बेटा जैसे एक ही नाम के दो व्यक्ति हो जाएं, तो हमें किसी को अगर बुलाना चाहें तो हमें पता नहीं चलेगा किसको बुला रहे हैं। वैसे ही जब एक ही नाम से दो धातुएं आ गई या तीन धातुएं आ गई, तो अब एक ही अगर नाम रख दें, कभी भी किसी भी तत्व का जब नाम रखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल होता है। अगर उसमें एक ही लेटर है तो वो कैपिटल रहेगा, अगर दो लेटर हैं तो पहला लेटर कैपिटल रहेगा और दूसरा लेटर स्मॉल लेटर में रहेगा। बात यहाँ करते हैं कि जो अर्जेंटम है, इसको अर्जेंटम और इसको नाइट्रियम क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे सल्फर है बेटा, सल्फर का एस ले लेते, क्या ले लेते? एस ले लेते। तो सोडियम का अगर हम एस ले लेते तो यहाँ पर दोनों कन्फ्यूजन हो जाते कि किसको एस, किसको सल्फर कहें, किसको सोडियम कहें। तो जो पहले धातु का नाम रख चुके हैं, यानी जिस धातु की या जिस तत्व की पहले खोज हो चुकी थी, उसके नाम पर उसका वही नाम रखा गया, और जिसकी खोज बाद में हुई है उनका नाम हमने लैटिन नाम से ले लिया गया। जैसे नाइट्रियम, फिर उसके बाद अर्जेंटम। जैसे पोटेशियम है बेटा, तो पोटेशियम का पी से कहें तो फास्फोरस होता है, तो इसका, और अगर पीओ ले लेते तो पोलोनियम का होता है। इस वजह से इसका लैटिन नाम ले लिया गया है पोटेशियम का। तो पोटेशियम का लैटिन नेम क्या होता है बेटा? पोटेशियम का लैटिन नेम होता है कैलियम। इसीलिए इसका जो सिंबल होता है बेटा के होता है। क्या होता है? के होता है। जैसे Hg हो गया, तो इसका कहाँ से लिया गया? हाइड्राजेरम से लिया गया। टंगस्टन W होता है बेटा, क्या होता है? टंगस्टन का W होता है, तो वहाँ से लिया है। वोल्फ्राम होता है उसका लैटिन नाम, क्या होता है? वोल्फ्राम होता है। क्लियर हो गया?
तो यहाँ क्या होगा बेटा, कुछ धातुएं यानी चांदी में जो ऊष्मीय चालकता होती है सबसे अधिक होती है, कॉपर की उससे कम होती है। ये उसका क्रम है, घटता हुआ क्रम है। अगर इस तरफ को देखें तो ये बढ़ता हुआ क्रम है। सिल्वर व कॉपर की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक होती है। किसकी होती है बेटा? सिल्वर और कॉपर की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक होती है। लेड तथा मरकरी की ऊष्मीय अच्छे सुचालक नहीं है। जो लेड है ये बेटा लेड है, और ये क्या है? मरकरी है। मरकरी को बेटा एक और नाम से जाना जाता है जिसको हिंदी में हम पारद कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है पारद। अब पारद शब्द ही ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि पारद शब्द बहुत लोगों को पता नहीं होता है, इसीलिए पारद शब्द ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। क्लियर हो गया? तो मरकरी को क्या कहते हैं बेटा? पारद भी कहते हैं। तो लेड तथा मरकरी ऊष्मा के अच्छे सुचालक नहीं होते हैं, ये क्या हैं? बैड हैं। यानी अब अगले नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, सिल्वर की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। बिल्कुल सही है बेटा, जो सिल्वर की विद्युत चालकता है, अगर हम बेटा सिल्वर के अगर हम तार बनाएंगे, सिल्वर मतलब चांदी, सिल्वर के अगर हम तार बनाएंगे तो ये महंगे बहुत पड़ेंगे, जबकि चालकता क्या होती है? बहुत अच्छी होती है। जब हम तार होते हैं तो ये कॉपर और एल्यूमिनियम के ही बनाए जाते हैं क्योंकि ये कॉस्ट में कम पड़ जाते हैं, और जब कॉस्ट में कम पड़ेंगे और अच्छे चालक भी हैं, इसलिए इनके ही तार ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। कॉपर का तार ज़्यादा अच्छा क्यों माना जाता है? जैसे आप लोगों ने पंखे देखे होंगे, कहते हैं बेटा जब हम दुकान में जाते हैं तो वहाँ क्या कहते हैं कि हमें कॉपर का तार भरवाना है, एल्यूमिनियम का तार नहीं भरवाना है। तो कॉपर के तार की जो चालकता होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि एल्यूमिनियम के तार की जो चालकता होती है वो कम होती है। तो जितना ज़्यादा अच्छा चालक होगा वो उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम लगेगा। बेटा रेजिस्टेंस कम लगेगा तो धारा अच्छे से प्रवाहित हो जाएगी। रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, जैसे एल्यूमिनियम में है, एल्यूमिनियम के तार में रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, और जब रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा तो वो हीट ज़्यादा करेगा, और ज़्यादा हीट करेगा तो जल्दी ख़राब हो जाएगा पंखा। इसीलिए हम कॉपर के तारों का ज़्यादा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी चालकता एल्यूमिनियम से बेहतर होती है। क्लियर हो गया? जबकि सिल्वर की और बेहतर होती है, लेकिन सिल्वर के तार जो होते हैं बेटा महंगे पड़ते हैं, इसलिए हम सिल्वर के यूज नहीं करते हैं, चांदी का यूज नहीं करते हैं यहाँ पर। मरकरी विद्युत की चालक सबसे कम होती है। जो मरकरी है ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी सबसे कम प्रवाहित होती है। कुछ धातुएं हैं जो विद्युत चालकता का क्रम है बेटा, देखो जो सिल्वर है, सिल्वर की विद्युत चालकता सबसे बढ़िया होती है, कॉपर की उससे कम होती है, और एल्यूमिनियम की उससे कम, और टंगस्टन की सबसे कम होती है इन धातुओं में। क्लियर हो गया बेटा? तो कॉपर के ही हम वायर सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे पढ़ते हैं। सबसे अधिक घनत्व किसकी होती है बेटा? ऑस्मियम की होती है। सबसे अधिक घनत्व, घनत्व का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा भारी धातु कौन सी होती है बेटा? ऑस्मियम होती है। कौन सी? ऑस्मियम यानी OS होती है। ऑस्मियम सबसे ज्यादा भारी धातु है। कौन सी है? ऑस्मियम सबसे ज्यादा घनत्व जिसका होगा वह धातु सबसे ज्यादा भारी होती है। फिर अगर बात कर ले हम लोग एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पृथ्वी में क्या है? धातु है। क्लियर हो गया? उम्मीद है यहां तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बेटा धातुओं के रासायनिक गुणों के भौतिक गुण क्या होते हैं बेटा? भौतिक गुणों से हम उसके रंग रूप को देख करके पहचान सकते हैं कि ये धातुएं हैं कि नहीं है। इसमें एक दो पॉइंट और ले लेते हैं हम लोग। बेटा इसमें धातुओं के गुणों में जो भौतिक गुण थे, इसमें एक दो पॉइंट और हैं। एक पॉइंट और है बेटा, ये पॉइंट होता है, ये बेटा सोनोरस होती हैं। क्या होती हैं? सोनोरस और लश्यरस होती हैं। लश्यरस होती, यानी इनमें बेटा क्या होता है? सोनोरस का मतलब होता है इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। जब किसी धातु को किसी दूसरी धातु से या किसी अन्य चीज से टकराते हैं तो इसमें क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं सोनोरस। क्या कहते हैं बेटा? सोनोरस। क्लियर हो गया? यानी इसमें ध्वनि पाई जाती है। किसमें? धातुओं में ध्वनि होती है, और धातुओं के इस गुण को हम क्या कहते हैं? सोनोरस कहते हैं। लश्यर का मतलब क्या होता है बेटा? लश्यरस होती हैं धातुएं। क्या होती हैं? लश्यरस होती हैं।
लश्यर का मतलब होता है चमक। इनमें क्या पाई जाती है बेटा? चमक पाई जाती है। तो धातुएं क्या होती हैं? चमकदार होती हैं, और इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। तो धातुओं में ध्वनि पाई जाती है, और इनमें चमक भी पाई जाती है। क्या होती है? चमक। लेकिन एक ऐसी अधातु है जो सबसे ज्यादा चमकदार होती है। बाकी जो अधातुएं हैं बेटा क्या होती हैं? डल होती हैं। क्या होती हैं? डल होती हैं, उनमें इतनी चमक नहीं होती है। लेकिन एक ऐसी अधातु है जो सबसे ज्यादा चमकदार होती है। ये एक्सेप्शन है बेटा। क्या है? जैसे हीरा। क्या है बेटा? हीरा। हीरा एक ऐसी अधातु है बेटा जो कार्बन का ही एक अपर रूप है, जिसमें सबसे ज्यादा चमक होती है। हीरे में क्या होती है? सबसे ज्यादा चमक होती है। लेकिन क्या है ये बेटा? ये अधातु है हीरा। और एक चीज और देख ले बेटा यही, कि जो हमारा ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट भी क्या है बेटा? अधातु है। और ये क्या है? कार्बन का ही अपर रूप है। कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का अपर रूप। क्लियर हो गया? और जो ग्रेफाइट है ये भी अधातु है, और ये भी क्या है? कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का ही अपर रूप है बेटा। लेकिन ये अधातु होते हुए भी ऊष्मा का एक अच्छा चालक होता है। क्या होता है? ऊष्मा का एक अच्छा चालक होता है, यानी विद्युत का भी ये चालक। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विद्युत प्रवाहित कब होती है? किसी भी चीज में विद्युत प्रवाहित तब होगी जब इसमें क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो हीरा है यानी जो कार्बन है, उसके चारों बंध बंधे होते हैं, इसलिए वो क्या होता है बेटा? उसमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत प्रवाहित नहीं होती। जबकि ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट विद्युत का एक अच्छा चालक माना जाता है। कैसे बेटा? क्यों होता है ये एक अच्छा चालक? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देख लें, ये बेटा क्या है? ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है, संरचना। यानी ये लेयर टाइप होती है। कैसी होती है? लेयर के फॉर्म में होती है। ये ऐसे कनेक्ट होती है एक दूसरे से। क्लियर हो गया? तो ये लेयर के फॉर्म में क्या होती है? कनेक्ट होती है। तो अब ध्यान से देखना बेटा, इसमें जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में के हर कोने पर एक कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा। अब इस कार्बन के हर एक कार्बन में कितने बॉन्ड बने दिखाई दे रहे हैं बेटा? 3 बॉन्ड हैं। एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है। हर एक कॉर्नर पर 3 ही बॉन्ड मिलेंगे। मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? लेकिन कार्बन की जो संयोजकता होती है बेटा, ये चतुसंयोजक होता है। क्या होता है? चतुसंयोजक होता है। यानी इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। 4 बंध बना सकता है। लेकिन ग्रेफाइट में ये कितने बंध बना रहा है? 3 ही बंध बना रहा है। इसका मतलब है कि हर एक कार्बन के ऊपर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये क्या होता है? एक ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। विद्युत का क्या होता है? अच्छा चालक होता है। कौन? ग्रेफाइट। यानी ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी, नॉन मेटल होते हुए भी क्या है? ऊष्मा का एक अच्छा चालक है। ऊष्मा और विद्युत का क्या है बेटा? अच्छा चालक है। तो उम्मीद है यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बेटा? अब आते हैं
अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। क्या हो जाएगा? अधातुओं के रासायनिक गुण। बेटा आज की क्लास ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि अधातुओं के गुणों के बारे में पढ़ेंगे तो ये टॉपिक ख़त्म नहीं हो पाएगा और क्लास ज़्यादा लंबी चली जाएगी। इसलिए हम सोच रहे हैं छोटे छोटे सेगमेंट में क्लास रहे, ताकि आप लोगों को इंटरेस्टिंग बनी रहे और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करते जाएं, क्लासों को शेयर करते जाएं, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। क्लियर हो गया बेटा? तो आप लोगों को सब भी मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और जमकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, जय हिंद।